मित्रों नमस्कार। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। विशेषकर मैं आभारी हूँ श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया आपके बीच में आकर के उस संबंध में वार्ता करना जो कि हमारे आपके और राष्ट्र के सर्वोपरि हित में है। हम लोग, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में, केवल 1 मिनट से कम लूँगा। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह 1974 बैच का इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी और 36 साल पुलिस में सेवा की है और उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक भी रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे बड़ा शत्रु आपका कौन होगा, तो आप कहेंगे कोरोना, कोई कहेगा पाकिस्तान, कोई कहेगा चीन। लेकिन अगर सबको एक साथ अगर मिला दिया जाए तो वो बनेगा ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ISI ने जो षड्यंत्र, कूटनीति और भारत विरोधी गतिविधियां की हैं, अगर उसके ऊपर कोई स्वर्ण पदक हो तो वो ISI को जाएगा। आपको संक्षेप में मैं ISI का इतिहास प्रस्तुत करता हूं। ISI का सृजन 1948 में हुआ था और तत्कालीन ब्रिटिश मेजर जनरल रॉबर्ट काउथॉर्न इसके प्रथम सृजनकर्ता थे। सर रॉबर्ट काउथॉर्न इसके उपरांत सन 50 से 1959 तक ISI के चीफ भी रहे हैं। वर्तमान में मेजर जनरल हमीद इसके चीफ हैं, फायज हमीद, और इनके द्वारा विभिन्न जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जाती हैं। अगर इसके इतिहास में हम जाएं तो हम ये देखेंगे कि ये एक सामान्य सी इंटेलिजेंस एजेंसी थी और इसकी प्रमुखता तब आई है जब अफगानिस्तान में 80 के दशक में सोवियत यूनियन की फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, तो अमेरिका के द्वारा सऊदी अरेबिया के पैसे से और तमाम नेटो फोर्सेस ने मिलकर के ISI के माध्यम से अफगान मुजाहिदीन को सशक्त किया और सोवियत यूनियन के खिलाफ युद्ध के एक ताना बाना बुना था। सोवियत यूनियन फोर्सेस जब अफगानिस्तान से चली गई कालांतर में, उसके बाद ISI ने अफगान तालिबान की पीठ पे हाथ रखा और उन्हें मजबूत किया। कालांतर में अफगान मुजाहिदीन और तालिबान के माध्यम से उन्होंने कश्मीर में भी विध्वंसात्मक कार्रवाई कराने की कोशिश की। लेकिन जो आश्चर्य का विषय है कि CIA ने वो उच्च कोट की तकनीक, वो टेक्नोलॉजी और अन्य राष्ट्रों ने भी ISI को दी जो कि फ्यूचरिस्टिक थी। वो उपकरण दिए सर्विलेंस के जो कि संसार में किसी देश के पास नहीं थे, क्योंकि उनका एक ही ध्येय था कि तत्कालीन USSR को मटियामेट कर दें। यही कारण है कि ISI टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से बहुत ही एक परिष्कृत और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एक एजेंसी मानी जाती है। कालांतर में इस पर डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया। लेकिन अगर हम देखें कि मैंने क्यों कहा आपसे कि वास्तविक खतरा हमारे आपके लिए ISI है। आप कोविड को देख लें तो कोविड का भी इनडायरेक्ट संबंध ISI से है। मैं बताऊंगा कैसे, वाया नेपाल, कैसे रोहिंग्याओं के माध्यम से। नकली भारतीय मुद्रा जो हम आप अक्सर हमारे हाथ में आ जाती है, लोग कहते हैं कि नोट नकली है, कहां से आता है? ISI से आता है। अपराध जो होता है प्रमुख महानगरों में, उसके पीछे कौन रहता है? रोहिंग्यास, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, और इनके पीछे कौन है? ISI। हमारे बच्चों को जहर यानी ड्रग्स कौन परोस रहा है? पंजाब में ड्रग्स का ताना बाना किसने बुना है? ISI ने। इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो इन्होंने दरअसल ये जानते हैं कि ये 20 करोड़ वाले 130 करोड़ ऐसे महान राष्ट्र को, जो कि विश्व की एक महाशक्ति है, उसको सीधे युद्ध में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इतनी बार मुंह की खा चुके हैं, सन 65, सन 71, कारगिल, और उसके उपरांत इनको मालूम है कि एक ही तरीका है कि जो 4th जनरेशन, 5th जनरेशन वॉरफेयर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसी के माध्यम से इनको कुछ धूमिल सी एक आशा दिखाई पड़ती है कि भारत के ऊपर कदाचित शायद इनको
लेकिन ये भी मंसूबे इनके बिल्कुल कभी पूरे हो नहीं सकते हैं, और वो बताऊंगा कैसे। सबसे पहले आप आए कि आईएसआई ने ऐसा कौन सा हथकंडा है जो नहीं अपनाया है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के ऊपर अगर आप आ जाएं, 350 लोग हताहत हुए थे, 1200 मारे गए थे। इसके अलावा आप उसके बाद जाएं, 2006 की ट्रेन ब्लास्ट देखें मुंबई में, 26/11 ब्लास्ट को अगर आप देखें तो इसमें आप ये देखेंगे कि लखवी, डेविड कोलमैन हेडली, जिसने आकर के पूरा सर्वे किया था मुंबई का, और तमाम ऐसे नाम आएंगे, ज़कीर रहमान लखवी, तमाम ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जिन्होंने इसमें इसके षड्यंत्र की रचना में पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान फौज के साथ और आईएसआई ने मिल करके इसको किया था। यह बात दूसरी है कि इसके बारे में इन्होंने कभी स्वीकारोक्ति नहीं की है, और जब अजमल कसाब के घर पे इनके पत्रकार पहुंचे थे तो वो पत्रकार भी पाकिस्तान के गायब हो गए, भूमिगत हो गए, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने और फौज ने ये सुनिश्चित किया कि ये चिन्हित करो कि ये दरअसल हिंदुस्तान के ही मुसलमानों ने किया है, पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं और थोड़ा पीछे ले जाता हूं कि हिंदुस्तान में तमाम तंजीमें हैं, कश्मीर में 6 तंजीमें हैं, 6 चरमपंथी, जिसमें प्रमुख लश्कर-ए-तैयबा है और अन्य हैं, जिसमें पूरा ऑक्सीजन, रसद, पैसा देने का पूरा काम आईएसआई ने किया है और आज भी कर रहा है। इसके अलावा पहले एक संगठन था सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि अब बैन हो गया है। इसके बाद आया इंडियन मुजाहिदीन। इन सब ने, और आज पीएफआई है, पीएफआई की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इन 2 संगठनों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है राष्ट्र विरोधी जो कि विश्व में अगर कहीं होता तो इनके ऊपर वो कहराता कि ये याद करते हैं। इन्होंने एक और ताना बाना बुना है कि जब कभी इनके ऊपर कार्रवाई हो, सिमी के ऊपर हो, इंडियन मुजाहिदीन के ऊपर हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, तो एक इन्होंने तमाम ऐसे छदम मंच शुरू कर रखे हैं जो कि तुरंत हो हल्ला, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन। आपने देखा होगा टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में, आपने ये भी देखा होगा कि लिट फेस्ट होता है कई जगह। लिट फेस्ट होता है, लेकिन लिट फेस्ट में एक ही वेवलेंथ के लोग जाकर के बोल सकते हैं। तस्लीमा नसरीन नहीं जा सकती हैं, तारिक फतेह नहीं जा सकते हैं, और ऐसे लोग जो जाकर के इनको बेनकाब कर सकते हैं, उनके लिए कोई स्थान ऐसा नहीं है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एक बहुत सुनियोजित एक षड्यंत्र के तहत एक तौर तरीका इन्होंने अपनाया है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि जिसने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई उसके खिलाफ ये किसको बोलने नहीं देंगे। टीवी डिबेट्स में अगर आप देख लें, टीवी डिबेट्स में भी ऐसे नौटंकीबाज आ जाते हैं कि जिसने भी देश प्रेम की कोई बात की, इनके विरोध में कोई बात की, तो जैसे सियारों का हुजूम टूट पड़ता है उस तरीके से वो टूट पड़ते हैं और अगले को बोलने का मौका नहीं देते हैं। हमारे कर्नल आरएसएन सिंह साहब हैं, पुष्पेन जी इसको भली बात जानते हैं, और आप सब ने भी चीज़ को देखा होगा कि जो भी भारत की बात करे, जो भी देश प्रेम की बात करे, उसकी आवाज़ चाहे लिट फेस्ट हो, चाहे कहीं भी हो। इसके अलावा इन्होंने तमाम तरह के छदम पुरस्कार, जर्नलिस्ट और ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं आपके मैगासेसे पुरस्कार विजेता, मुझे तो कभी कभी शक होता है इनकी गुणवत्ता के ऊपर कि ये वाकई पुरस्कार हैं या किसी अन्य कारण से इनको अलंकरण प्रदान किया गया है। अरुंधति रॉय जी, वो अगर वास्तव में लेखिका हैं तो पठन पाठन में अपना ध्यान दें। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के ऊपर बोलना और कश्मीर को तश्तरी पे रख के पाकिस्तान को देने का अधिकार उनको किसने दे दिया, मैं समझ नहीं पाया है, क्योंकि उनकी चाबी भर रहा है आईएसआई। हमारे कितने जर्नलिस्ट ऐसे हैं, राजनेता हैं, जो आईएसआई के दावतनामे के ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, उनकी पूरी आवभगत होती है। आवभगत कौन करता है? आईएसआई करता है। पॉकेट मनी कौन देता है? आईएसआई देता है। धन से परिपूर्ण कौन करता है? आईएसआई करता है। हमारे विशेषज्ञ ये बताते हैं, ये बात खुलासे वाली नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों को जो कि मैं आपके सामने पेश करूंगा इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। आज से 35 साल पहले अगर आप चले जाएं, ये चर्चा उठी थी कि हमारे तत्कालीन बड़े नेता
तत्कालीन बड़े नेता, वो आईएसआई के पेरोल में हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। तब आईएसआई की घुसपैठ राजनीति में थी, उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में थी। फिल्म इंडस्ट्री की तमाम दावतें, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और इस तरीके के गैंगस्टर्स न सिर्फ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट को प्रभावित करते थे, लेकिन बाजार भाव को प्रभावित करने के लिए दुबई में पार्टियां होती थी। कौन डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कौन कितने में खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, किसको हीरो बनना है, हीरोइन नहीं बनना है, इसकी पूरे फैसले, फंडिंग दुबई से दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और इनके गिरोह करते थे। संपत्ति के लेन देन में भी इनका हाथ रहता था। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि दाऊद इब्राहिम की संपत्ति 1993 के बाद जब ये सब पलायित हो गए थे, इनको बेचने में सरकार को नाको चने चबाने पड़े। मैं ये जानना चाहूँगा, ये कहा जाता, मैं विश्वास नहीं करूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये असत्य हो, कि उनके मददगार शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग में भी थे जिन्होंने दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को कुर्क होने नहीं दिया और बेचने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से उनका विक्रय हुआ, वो भी मिट्टी के दाम पे, कौड़ियों के दाम पे। अन्य स्थानों पर जहां पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी, शासन प्रशासन जागरूक था, ऐसे तत्वों की संपत्ति में थाने और चौकी खुल गए। भले ही उनके भय और आतंक से कोई खरीदने ना आया हो, या पता लगा लें कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया और इस तरह के लोगों के कोठी और मकान में पुलिस कार्यालय, थाने और चौकियां खुल गए हैं। भले ही कोई खरीदने ना आए, लेकिन कम से कम उसका सरकार और जनता के लिए सदुपयोग हो, जिनकी को लूट करके उन्होंने अपनी आकुल धन संपत्ति पैदा की। इसके बाद हम आते हैं एक दो गंभीर घटनाओं के ऊपर। आपने सुना होगा टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या हुई मुंबई में। उसमें नाम आया नदीम का। नदीम भी म्यूजिक में थे। बहरहाल वो इंग्लैंड भाग गए, इंग्लैंड से दुबई चले गए। उन्होंने एन केन प्रकारेण किसी से एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन करा करके अपने ऊपर से वो दाग हटा दिया। लेकिन ये सर्वविदित है कि अबू सेलम का पूरा हाथ था गुलशन कुमार की हत्या में। गुलशन कुमार, जब मैं मेरठ के कार्यकाल में था तो मेरे पास स्वयं आए थे। उन्होंने बताया था कि सिंह साहब, मेरी हत्या की प्रबल संभावना है। तो मैंने कहा मैं अभी बात करता हूं, उनका बात न करें, क्योंकि अगर कल मारा जाऊंगा तो आज मार दिया जाऊंगा। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि उनके ऊपर जो खतरा था वो छोटा शकील के माध्यम से अन्य लोगों के ऊपर था। उसका खुलासा करना सार्वजनिक मंच पे औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन इससे जो मैंने आपके सामने तथ्य प्रस्तुत किए कि जिस तरीके से कश्मीर के चरमपंथियों, हुर्रियत और अन्य लोगों को ऑक्सीजन आईएसआई दे रहा है, और हमारी कुछ कमजोर सरकारों ने इनको दूध पिला करके और मजबूत किया, इनके ब्लैकमेल में फंस गए। बेहतर ये होता कि इनको जो 100 करोड़ सालाना इनके ऊपर खर्च किया जाता था, उसको न करके इनके ऊपर वो कार्रवाई होती जो आज हो चुकी है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब वो कार्रवाई का समय आ गया है कि कश्मीर के चरमपंथी, हुर्रियत और ये वहाँ की सरकारें ऐसे एक ताना बाना बुन करके आईएसआई के इशारे के ऊपर चरमपंथियों को अपने अंदर बुला लेना। वरना मैं जानना चाहूँगा कि अगर पूरी राष्ट्र, भारत ऐसा राष्ट्र कमर कस ले, इन चरमपंथियों में ताकत नहीं है कि ये इस प्रकार का दुस्साहस कर सके। बहरहाल अब कार्रवाई शुरू हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कालांतर में इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान ने और आईएसआई ने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है। इन चरमपंथियों को वो हथियार दिए हैं जो हमारी फौज के पास भी नहीं है। ऐसे ऑटोमेटिक वेपन्स, ऐसे वेपन जिनमें इंफ्रारेड एमिंग डिवाइसेस हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ऐसे फैंसी फाइबर ग्लास के। इसके अलावा सैटेलाइट फोन्स में एक टेलीकॉम कंपनी है पाकिस्तान में जिसका नाम है थोराया। पूरी कंपनी बनी ही इसीलिए है कि चरमपंथियों का टेलीकॉम नेटवर्क बदस्तूर बहुत उम्दा चलता रहे। आईएसआई ने न सिर्फ इस तरीके से हमारे भ्रष्ट नेताओं को खरीदने की कोशिश की, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में चरमपंथियों को हथियार दिए। हमारे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, नक्सलाइट्स, उनका प्रशिक्षण, उनको धन और उनको हथियार दिए जाने की पूरी कवायद उनके द्वारा की गई है। इसके अलावा अगर आप देखें आईएसआई और क्या क्या कर रहा है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है। जनरल जिया जब गद्दी पे बैठे तो उनका एक फिलॉसफी थी K2, कश्मीर और खालिस्तान। तो उन्होंने खालिस्तान समर्थक तत्वों को इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
उसको बहुत पालने की कोशिश की, उसकी क्रियाशील बनाया, उसको खालिस्तान के नोट छपवाए जर्मनी में। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो ये जो एक नए पेडेस्टल पे ला करके खड़ा किया, तो जनरल जिया के बाद ही ये सब कार्रवाइयां शुरू हुई। और ये जो डर्टी गेम्स खेलने का काम शुरू हुआ, चरमपंथी कहीं पर भी हो, बांग्लादेश के अगर नागरिक मैं आपको बताऊं, लगभग ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या बांग्लादेशी नागरिकों की हमारे भारत में नाजायज तरीके से रह रही है। 2000 में इनकी संख्या 1.5 करोड़ बताई जाती थी और लगभग 30 लाख प्रतिवर्ष ये फिर भी प्रवेश कर रहे हैं। इनकी संख्या ऐसी है, लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, आप और हम इनको अपनी पीठ पे ढो रहे हैं, और जिनमें से कोई भी आदमी एक पैसा न कोई टैक्स देता है, न कोई कर देता है, न कोई इनकम टैक्स देता है। रोहिंग्यास के ऊपर आ जाएं, जो सारी दुनिया जानती है कि रोहिंग्यास का संबंध आईएसआई से है। उनकी घुसपैठ किस प्रकार भारत में हुई, किस प्रकार उनका प्रवेश हुआ, और कहां से कहां, मेवात से लेके कश्मीर, गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण शहर है हिंदुस्तान का जहां रोहिंग्यास नहीं पहुंचे। आप कहीं भी गंभीर अपराध अगर आप उठा के देखें, या तो बांग्लादेशी माइग्रेंट मिलेगा और या फिर रोहिंग्या मिलेगा। आ जाइए शाहीन बाग और इस तरह के धरना प्रदर्शन में, एक छोटा मोटा धरना प्रदर्शन करने में लोगों के दांत खट्टे हो जाते हैं। बिना सुनियोजित और बिना प्लानिंग के, बिना धन के इतना बड़ा आंदोलन चल नहीं सकता था। एक नाम आ रहा है पीएफआई का, 120 करोड़। आज मुद्रास्फीति के दौर में, महंगाई के दौर में और इंडस्ट्रियल शॉटडाउन के दौर में 120 करोड़ रुपए कहां से आ गए, किस प्रकार आ गए, ये चीज सोचने वाली है। शाहीन बाग और शाहीन बाग ऐसे जो अन्य एजिटेशंस थे, जाहिर है आपने देखा होगा जो दिल्ली के दंगे थे वो ऐसे ही स्वयंभू नहीं हो गए थे, वैसे ही प्रस्फुटित नहीं हुए थे। उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति, एक ताकत थी, और वही जो फंडिंग होती थी उसके पीछे आईएसआई। कहने का अभिप्राय ये कि आईएसआई ने अपने गेम प्लान में 2-3 बातें आपके सामने की। एक तो जब कभी ये कोई विस्फोट वगैरह होता है, आपने देखा होगा सिमी इंडियन मुजाहिदीन वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि हमारे यहाँ का मुसलमान युवा इतना दिग्भ्रमित हो गया है कि उसने हथियार उठा लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसलिए पहले जो विस्फोटक भेजता था, हथियार भेजता था, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उसके द्वारा हथियार और कारतूस, उसने कहा कि नहीं, जो लोकल आपके पास पंसारी के यहाँ सामान मिल जाए, लोकल ग्रोसर के यहाँ सामान मिल जाए, उससे। तो उनके रिसर्च एंड एनालिसिस की जो टीम है, उन्होंने कहा प्रेशर कुकर खरीदो, प्रेशर कुकर के बाद अमोनियम नाइट्रेट खरीदो, अमोनियम नाइट्रेट के बाद तुम कील, कांटे, शार्पनेस, नट बोल्ट खरीदो, ये सर्वत्र उपलब्ध हो जाते हैं। छोटी घड़ी और टाइमर खरीदो, ये सर्वत्र उपलब्ध रहते हैं, और इसके आधार पर उसकी डिजाइनिंग, प्लानिंग, विस्फोटक बनाना, इसकी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा स्लीपर सेल क्या होता है। मैंने कालांतर में एसटीएफ का गठन किया और 4 साल उसका आईजी रहा। एसटीएफ और एटीएस को मैंने भली भांति कार्रवाई की। तमाम आईएसआई एजेंट्स निष्क्रिय किए गए, गिरफ्तार किए गए, उनकी बृहद पूछताछ की गई, और पूछताछ मैंने व्यक्तिगत तौर पे किया। एक शातिर दिमाग और किस तरीके से ब्रेन वॉश करके रेडिकलाइज हो जाता है, ये चीज देखने वाली है। हमारी फिल्मों ने जो बची कुची कसर थी उसको और पूरा कर दिया कि ये बड़े दबंग और बड़े हीरोइक और बहुत ही मजबूत और दमदार है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये सारा दुस्साहस 72 घंटे में रहता है। 72 घंटे में पूछताछ के उपरांत ये सारा दुस्साहस समाप्त हो जाता है, और ये हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, बताइए मुझे क्या कहना है, कहाँ कहना है, और मैं पूरी बातें, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजने लगता है। मैं एक और मिसाल देता हूं आपके सामने। सैयद मोहम्मद उमर शेख, वर्ष 1994, सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश, पहाड़गंज से अमरीकी और ब्रिटिश नागरिकों का अपहरण करके सहारनपुर ले गया, और वहां जंजीरों में जैसे मवेशी बांधे जाते हैं उस प्रकार उनको बांधा गया। उनको बांधने के उपरांत एक गुप्त सूचना मिली। गाजियाबाद में इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव, इंस्पेक्टर साहिबाबाद अपनी टीम के साथ सहारनपुर पहुंचे। एक लंबी मुठभेड़ हुई,
दुर्भाग्य से इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव और एक कांस्टेबल शहीद हुए, लेकिन सैयद मोहम्मद उमर शेख ये गिरफ्तार हुए, जो कि अलकायदा के नंबर 2 थे। कम लोग जानते हैं भारत में कि अलकायदा के नंबर 2 थे। इनका मंसूबा ये था कि इन लोगों को मोहरा बनाकर ये कहेंगे कि $25 मिलियन रैंसम धनराशि दी जाए, एक एयरक्राफ्ट दिया जाए, बीबीसी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकार आए, उनको ये इंटरव्यू दें और उसके बाद पलायन करें। बहरहाल ये खुशकिस्मती थी कि ये सकुशल अमेरिका और ब्रिटिश होस्टेजेस ये छूटे। डिस्कवरी चैनल ने इसके ऊपर 4 कड़ियों का एक फिल्म भी बनाई है। आप लोग जो देखना चाहें तो डिस्कवरी चैनल की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सैयद मोहम्मद उमर शेख मेरठ में रहे, उनकी पूछताछ मैंने खुद भी की बृहद, लेकिन वो अपने को बहुत बड़ा जूडो का चैंपियन मानते थे। एक दिन शाम को जब पुलिस रिमांड पे थे, उन्होंने एक हमारे कांस्टेबल के ऊपर हाथ उठा दिया। इतना होना था कि गाजियाबाद के जाट और गुजर सिपाही ने मिल करके जो इनकी सेवा की है, तो इनके प्राइवेट नर्सिंग होम में करीब उस जमाने में 15 लाख का बिल आया। तो ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारी आए कि इसका भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल नहीं करेगी, आपको करना है कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी अस्पताल में ले जाकर के वही इलाज करा सकती है, प्राइवेट नर्सिंग होम में हम बिल्कुल इलाज नहीं कराते हैं। बहरहाल वो तो इतिहास की बात है, तमाम बातें और हैं, लेकिन ये कह देना कि ये बिल्कुल ऐसे मजबूत और ठोस हैं जैसा कि हमारी फिल्में अक्सर दिखाती हैं और इतने बड़े योद्धा हैं, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने बुद्धि का और आईएसआई का इनको सहारा मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनको पूरा बैकअप मिलता है। और आईएसआई को भी कोई बहुत ज़्यादा सरकारी धन तो जो मिलता है सो मिलता है, लेकिन अपराध जगत में आईएसआई पूरी तरीके से आकंठ डूबी हुई है। छोटा शकील गैंग, दाऊद इब्राहिम गैंग, इनकी जितनी भी मोटी कमाई होती है अपराध से, जबरन धन वसूली से, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से, फिल्म के ब्लैक से, इन सब का एक हिस्सा, एक सुपारी आईएसआई के पास जाती है। अफगानिस्तान में अफीम की खेती का बड़ा पैसा, एक बड़ा अंश अफीम की खेती कराने का आईएसआई के ही पास जाता है। तो आईएसआई के पास न सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग है, बल्कि अफीम की खेती जो अफगानिस्तान से होती है और अपराध के जो साम्राज्य हैं उनसे भी बहुत बड़ी इनकी कमाई होती है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आईएसआई के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार का पूरा वरद हस्त है, क्योंकि सरकार में जो चुनी हुई सरकार है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सके। अब जो बात हमसे आपसे सीधा संबंध रखती है कि आखिर अब इनके बारे में क्या कार्य योजना। हमारे यहां रॉ इनसे कई जनरेशन आगे थी, लेकिन हमारे यहां एक डॉक्ट्रिन हुई थी, गुजराल डॉक्ट्रिन। उसके उपरांत रॉ को बिल्कुल उसके हाथ पैर काट के अपंग बना दिया गया, वरना रॉ अकेले पर्याप्त थी इनको नेस्तनाबूद करने में, इनके मंसूबों को चकनाचूर करने में। मेरी प्रबल संस्कृति होगी, रॉ का जो स्थान पहले था, और अपने दुश्मन के ऊपर उसी भाषा में बात करना जो कि दुश्मन की समझ में आए, उसी भाषा में बात करनी चाहिए। इसके अलावा मैं कोई और संकेत नहीं दूंगा। अब आप वर्तमान में आ जाएं। इंडो नेपाल बॉर्डर को अगर आप देखें, केवल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 850 किलोमीटर लंबी ये सीमा है। ये पहाड़ी क्षेत्र देखें तो पिथौरागढ़, इसके अलावा मैदानी क्षेत्र अगर देखें, तराई का एरिया, तो ऊधम सिंह नगर पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, गोरखपुर देवरिया, और ये तमाम क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है। अगर आप देखें कि 40 साल के अंदर कितने नए मदरसे इस क्षेत्र में खुल गए, अकस्मात क्यों खुल गए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक पूरे इन 850 किलोमीटर के क्षेत्र में तो छोड़ दीजिए, मैं बिहार और बंगाल को भी अगर ले लूं, दार्जिलिंग तक, यहां पर भी मदरसों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो किस लिए बढ़ी है? जिससे कि मादक पदार्थ की तस्करी, जिससे कि नाजायज़ हथियारों की तस्करी, जिससे कि फेक इंडियन करेंसी, और उसमें कुछ हमारे भी मददगार हैं। ऐसा नहीं कि आईएसआई हवा में वैक्यूम में काम कर रहा है। यूपी में एक सीमा के जनपद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक हमारे कैशियर साहब थे जिनको बाबा जी कहा जाता था। बाबा जी 17 साल से कैशियर थे एक स्टेट बैंक के, जो कि नियम के बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि किसी भी कैशियर को 3 साल से ज़्यादा एक स्थान पर नियुक्त रहने की ज़रूरत नहीं थी और नियमानुसार उनकी पोस्टिंग हो जानी चाहिए थी। वो उस जनपद में जहाँ नियुक्त थे वहाँ तो बाबा जी की तरह रहते थे,
लेकिन लखनऊ में आलीशान मकान, 2-3 गर्लफ्रेंड्स और इसके अलावा नाजायज बच्चे और करोड़ों करोड़ों रुपए का साम्राज्य था। तो बाबा जी क्या करते थे कि नकली नोट नेपाल से ला करके बैंक में चला देते थे और असली नोट जो थे वो दे देते थे उधर दाएं बाएं। ये उनका धंधा था कि 30% पे वो ये बिजनेस को करते थे 17 साल तक। तो ये तो एक बाबा जी का केस है, ऐसे कितने बाबा जी अभी क्रियाशील हैं ये भी देखना बाकी है। नकली नोट पाकिस्तान ने, आपको याद होगा अब्दुल करीम तेलगी का साम्राज्य। अब्दुल करीम तेलगी के बारे में भी ये कहा जाता है कि नासिक की गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस को समय के पहले नीलाम करवा करके, जिससे कि रजिस्ट्रेशन के स्टैम्प पेपर वो छपवा सके। लाखों करोड़ का साम्राज्य अब्दुल करीम तेलगी का नकली नोट, और उस गवर्नमेंट प्रेस के माध्यम से उन्होंने वैसा ही प्रेस मुजफ्फराबाद में, और जो स्याही नोट बनाने छापने के लिए आती है उसको जर्मनी से ला करके उन्होंने हूबहू मुजफ्फराबाद में उसको किया। और नेपाल में आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि नेपाल में राष्ट्रीय बैंक है, और पाकिस्तान में जैसे हमारा आपका स्टेट बैंक है वहाँ हबीब बैंक है। तो हबीब बैंक और नेपाल के राष्ट्रीय बैंक ने मिल करके एक बैंक बनाया हिमालयन बैंक। और ये हिमालयन बैंक की ये इत्तेफाक देख लीजिए कि भारत नेपाल सीमा पर पूरी तरीके से हिमालयन बैंक क्यों है साहब? नकली नोट ला ला करके हबीब बैंक से राष्ट्रीय बैंक में के माध्यम से यहाँ हिमालयन बैंक में लाना और उसको भारत में इंट्रोड्यूस करना, ड्रग्स की तस्करी करना, मादक पदार्थों की, हथियारों की। लखनऊ ऐसे जनपद में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने एजेंट आईएसआई के पकड़े गए हैं, और कितने एजेंट पकड़े जाने के बाद आपने देखा होगा कि इनकी पूछताछ में बहुत व्यापक चीज़ें सामने आई हैं। किन किन का इनको सपोर्ट था, किन किन से इनको मदद मिल रही थी, किस माध्यम से इनके द्वारा अपना ये आपराधिक षड्यंत्र का कार्य किया जा रहा था। ये बड़े शर्म की बात है कि कुछ हमारे भी कुछ तत्व इनसे मिले हुए थे। ये भी कहना गलत होगा कि इसमें एक ही बिरादरी के लोग थे, अधिकांश एक बिरादरी के थे, लेकिन इसमें कुछ हिंदू भी शामिल थे। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो कि बड़े अचंभे का विषय है कि हमारे भारतीय क्यों इसमें शामिल हो जाते इस अपकृत्य में। इसके अलावा इन्होंने कुछ और एक आध चीज़ों में बड़ी महारत हासिल की होगी। आपने नेवी वॉर रूम स्कैंडल सुना होगा। ये हनी ट्रैप करने में बड़े माहिर होते हैं। फेसबुक पे एक कोई ऑपरेटिव महिला के नाम से बन जाएगा और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्मचारियों, अधिकारियों को दोस्ती करेगा। दोस्ती करके उनसे किसी प्रकार उनको अपने माया जाल में फंसा लेगा। माया जाल से फंसाने के बाद उनको इस तरीके से ब्लैकमेल करेगा कि महत्वपूर्ण सूचनाएं उनसे प्राप्त हो। यह तो हुई फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से हनी ट्रैपिंग की जाती है। एक छोटी सी बात है, टेलीफोन का इस्तेमाल। एक आदमी कहीं बैठा है रावलपिंडी में, रावलपिंडी से उसने फ़ोन किया, या लाहौर से या मुजफ्फराबाद से, हाँ भाई कर्नल साहब हैं कि नहीं है? नहीं, कर्नल साहब तो नहीं है। क्या गोल्फ खेलने गए? नहीं, गोल्फ खेलने तो नहीं गए, वो तो कल ही पंजाब चले गए। उनके सब परिवार गया है? नहीं, परिवार नहीं गया। ये 4-5 बातें अगर एक खुलासे में आ जाती हैं और ऐसे 500 खुलासे आ जाते हैं तो आईएसआई को ये भली भांति मालूम पड़ जाता है कि फोर्स कहाँ पर तैनात थी, क्या कोई मूवमेंट हुआ है या कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। ये तो संतोष का विषय है कि फौज ने अपनी आंतरिक व्यवस्था वैसी कर ली है कि इस प्रकार की किसी तरह की सूचना, मौजूदगी, गैर मौजूदगी, मूवमेंट, इसके बारे में कतई फोन पे डिस्कस नहीं होती। लेकिन कैंटोनमेंट के इर्द गिर्द जो क्षेत्र है, जो सिविलियन क्षेत्र है, वो भी एक ऐसी जगह है जहां कोरोना के साथ साथ आईएसआई पहुंचा हुआ है। लखनऊ कैंटोनमेंट के क्षेत्र में यह देखा गया कि अक्सर 2-4 लोग ऐसे हैं जो कि वहां जाकर संवेदनशील कार्यालयों, संस्थानों की फोटो खींचते पकड़े गए, गिरफ्तार हुए। पूछताछ में मालूम पड़ा कि सरासर ये पाकिस्तान के इशारे पर आईएसआई एजेंट हैं। नाम बदल करके इन्होंने नेपाल के जरिए प्रवेश किया। जेल भेजे गए। जेल जब भेजे गए तो वहां से भी इन्होंने एन केन प्रकार जब पेशी होती थी तो वो अपने हैंडलर से बातचीत किया करते थे, पाकिस्तान पूरी सूचनाएं देते थे। बहरहाल आपको जान के संतोष होगा कि एक बार जब जा रहे थे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, उन्होंने भागने की कोशिश की, और भागने की जब कोशिश की तो यूपी एसटीएफ से वो मुठभेड़ हुई और वहीं पर उनका काम तमाम हो गया। इसी तरह सैयद मोहम्मद उमर शेख
4 साल उत्तर प्रदेश की जेलों में रहे, लेकिन दुर्भाग्य से IC 814 की हाईजैकिंग हुई नेपाल से, और नेपाल से वो कंधार गया, और उनको छुड़ाने के लिए तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया कि अजहर मसूद, सैयद मोहम्मद उमर शेख और एक अन्य चरमपंथी को एक्सचेंज किया जाएगा, और कंधार जाकर के इनको हैंडओवर किया गया। बहरहाल इनको हैंडओवर किया गया, ये भी सही है। हमारे जो भारतीय हवाई जहाज़ में थे वो वापस आ गए सकुशल, ये संतोष का विषय है। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें कि हमें ऐसी क्या सावधानी बरतनी है कि जिससे कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। आपने एक और नाम सुना होगा, मिर्ज़ा दिलशाद बेग। ये देवरिया के रहने वाले थे, नेपाल में चले गए। एक उन्होंने नाम कमाया, शोहरत कमाई, लेकिन जो उनकी दौलत आती थी वो केवल अपराधियों के माध्यम से आती थी, अपराध के ही माध्यम से आती थी। हमारे यहाँ गैंग वॉरफेयर हुआ, ये बताया जाता, मुझे उसका कोई प्रमाण नहीं है कि एक गैंग के स्प्लिंटर ने जा करके, शायद वो गैंग ऐसा था, वो कहता था कि शायद वो देश प्रेम का प्रमाण देना चाहता है, और कदाचित नेपाल में मिर्ज़ा दिलशाद बेग की हत्या हो गई। अब उसमें क्या हुआ ये तो नेपाल पुलिस जाने, लेकिन मिर्ज़ा दिलशाद बेग दाऊद इब्राहिम के लेफ्टिनेंट थे। हिंदुस्तान से चोरी की गाड़ियां ले जाकर के वहां पर बेचते थे, और इसके अलावा तमाम धंधे थे मिर्ज़ा दिलशाद बेग। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। आज आपने जालिम मुखिया का नाम सुना होगा। जालिम मुखिया के ऊपर आरोप है कि ये कोरोना से संक्रमित रोहिंग्याओं को वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में उनको भारत में भेज रहा है। यह जालिम मुखिया भी मिर्ज़ा दिलशाद बेग का उत्तराधिकारी बताया जाता है, और किसके बेहस पे काम कर रहा है? ISI के। कहीं भी आप देखें भारत विरोधी गतिविधियां नेपाल में हो रही हैं, बांग्लादेश में हो रही हैं, भारत में हो रही हैं। अगर आप उसको कुरेद करके जाके पहुंचते हैं तो आप जा करके देखेंगे कि वो पहुंचती है जाके सीधे, उसकी जन्म कुंडली गंगोत्री पहुंचती है ISI तक जाकर के। इसकी कंट्रोल की क्या नीति होनी चाहिए? इसके लिए प्रत्येक भारतवासी को समझ लेना चाहिए स्लीपर सेल क्या होता है। स्लीपर सेल के बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। अकस्मात कोई बहुत धनी हो गया, कल तक टायर के पंचर जोड़ता था, आज बहुत धनी हो गया है, यह सस्पिशियस एक्टिविटी है। महीने में 6 बार नेपाल और बांग्लादेश जा रहा है, यह सस्पिशियस एक्टिविटी है। इसकी सूचना पुलिसकर्मियों को निकट पुलिस थाने को दी जानी चाहिए। पासपोर्ट और फर्जी इंडियन करेंसी में कोई वांछित रहा हो, पुलिस के ऊपर निरंतर आक्रमण में उसका नाम प्रकाश में आया हो, यह सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम में आना चाहिए। और प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है कि इसकी सूचना उन अधिकारियों कर्मचारियों को दे। मैं कितने ही एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं कि हमारे हिंदू और मुस्लिम ऐसे लोग जो पाकिस्तान उनकी इन्विटेशन पे जाते हैं, ये बताते हैं, खुल करके बताते हैं कि मीटिंग के बाद उनसे ISI के ऑफिसर्स बड़े शिष्टाचार से या तो मिलने जाते हैं होटल में, या उनको अपने यहाँ बुलाते हैं और कहते हैं कि आपका क्या कारोबार है, कितना कमा लेते हैं। वह तो मैं तो साहब 10-20 लाख रुपए कमा लेता हूँ महीने में। उनका हम आपको 50 लाख महीने देंगे, अब आप भारत को छोड़ दीजिए, अब आप हमारे लिए काम कीजिए। ऐसे एक नहीं दसियों उदाहरण मैं दे सकता हूँ। इसलिए भारत और इंटेलिजेंस को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि जो भी आदमी पाकिस्तान जाता है उसकी चेकिंग और एंटीसीडेंट्स और उसकी गतिविधियों पर जरा नजर रखी जाए। क्योंकि मुझे कम से कम 25 मेरे मुसलमान और दोस्तों ने यह बताया कि सर मैं तो वहां गया और मुझको बुलाया, ये एक के साथ हो जाए तो इत्तेफाक है, लेकिन अगर 10-20 के साथ 25 के साथ ये अगर हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय यो भी नहीं है, क्योंकि उसकी एक मिजाज और तबीयत में है मुखबिर और सपोर्ट सिस्टम तैयार करना, स्लीपर सेल तैयार करना। स्लीपर सेल का सिर्फ इतना काम है, भंडारण एक चीज का एक व्यक्ति करेगा, दूसरा टाइमर का भंडारण करेगा, तीसरा गेटवे का काम करेगा, चौथा इंडो नेपाल बॉर्डर से अगर पलायन करना हो, भागने का इंतजाम करना हो तो वो करेगा। इन तमाम चीजों को दृष्टिगत रखते हुए स्लीपर सेल की एक्टिविटीज में हमारी इंटेलिजेंस को और अधिक क्रियाशील और कारगर होना पड़ेगा। और कारगर होने के लिए यह जरूरी है कि अपना इंटेलिजेंस सिस्टम में उसमें आपकी मदद हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो, ऑन ग्राउंड सर्वेलेंस हो। ऐसे जो संगठन हैं जो कि केवल
पाकिस्तान की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग्स की तरह काम करते हैं, जो कि भारत के टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं। समय आ गया है इनके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगे, बैन कर दिए जाए, इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर दी जाए। मैं 2 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लूंगा इस वक्त। एक जाकिर नायक, जिनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है लेकिन अपर्याप्त है। दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो PFI हैं। ये सुना तो था शाहीन बाग के दौरान कि 120 करोड़ रुपए का उनका जो आगमन हुआ था पैसे का, उसकी एंट्री का तो हिसाब था, जो उसमें अगर अलग अलग खातों में जो पैसे गए थे उसका कोई चर्चा नहीं हुई थी। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों हुआ? तो ये पूरी जानकारी, पूरी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और 2 एक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसके अंतर्गत अगर कार्रवाई की जाए तो इनकी नकेल आप भली भांति कर सकते हैं। जैसे मकोका और यूपी कंट्रोल ऑफ गैंगस्टर्स एक्टिविटी, इसमें चल अचल संपत्ति कुर्क करने का पूरा प्राविधान है। मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा, किसी भी समाज में भेड़ और बकरी की बलि देने का प्राविधान है, किसी भी समाज में शेरों की बलि नहीं दी जाती है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अब सिंह हो जाना है, जिससे कि जो अगला है वो अपनी खैरियत की भीख मांगे, न कि भारतीय को अपनी खैरियत की चिंता करनी चाहिए। आप देख लें 2-3 देश विश्व में हैं, वहां पर कोई दुस्साहस नहीं करता है। इजराइल और चीन में यही लोग अगर जाकर के वहां दुस्साहस करेंगे तो इनको मालूम पड़ जाएगा कि ये और इनकी 7 पुश्तों का क्या होगा। यही नसीहत अब भारत को भी ऐसे अपने पड़ोसियों को दे देने का कड़ा संदेश देने का समय आ गया है कि दोबारा अगर किसी ने इस प्रकार का मिस एडवेंचर का सोचा भी तो उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। आप बड़े मर्मज्ञ श्रोता हैं, मैं आपके सामने 2 पुस्तकें पेश करना चाहूंगा कि अगर आपको इसके आगे अगर कोई जानकारी चाहिए। मैं तो खैर है ही हूं, पुष्पेन जी तो है ही हैं, उनको तो बहुत जानकारी है, कर्नल आरसन सिंह साहब तो है ही हैं, लेकिन 2 पुस्तकें मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनको अगर आप देख लें तो आपको बहुत इसमें लाभ होगा। एक पुस्तक है पाकिस्तान एड्रिफ्ट बाय असद दुर्रानी, इसको देख लें, बहुत अच्छी पुस्तक है। दूसरी पुस्तक उससे भी अच्छी है, दी ISI ऑफ पाकिस्तान, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एक बहुत ही अच्छे लेखक ने लिखी है और मुझे कोई संदेह नहीं कि जो सबसे अच्छी पुस्तक ISI के ऊपर है वो यही है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं पुनः आपको नमस्कार करना चाहता हूं। पुष्पेन जी, कर्नल राजन साहब को नमस्कार करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझको दिया कि मैं देशभक्ति की 2 बातें आपसे कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।